गाइस आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में अपभ्रंश साहित्य की। यहाँ पे तो अपभ्रंश साहित्य में कौन कौन से लेखक हैं और उनकी क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अपभ्रंश साहित्य की डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। बात करें यहाँ पे डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो यहाँ पे अपभ्रंश भाषा डॉक्टर रामकुमार वर्मा अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य में ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम है हम लोगों का कुछ दिन में, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपभ्रंश साहित्य को अच्छे से डिटेल में बता दें। तो इसको सबसे पहले हम बात करेंगे स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। दूसरी बात है कि स्वयंभू को 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास विद्वान मानते हैं। कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि स्वयंभू को 8वीं सदी का 783 ईस्वी के आसपास विद्वान थे। ठीक है, स्वयंभू। फिर स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना गया है। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। फिर स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, जो पौंचर्य है, ऋटडेमचर्य तथा स्वयंभू है, छंद है। ठीक है, ये 3 स्वयंभू के 3 ग्रंथ हैं जो परीक्षा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद है स्वयंभू की अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है स्वयंभू को। तो ये हमें अपभ्रंश साहित्य जो है इसको हमको कुछ शॉर्ट में मैंने लिया है ये, और मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मैं दे पाऊँ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये अपभ्रंश साहित्य से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे आगे चल के, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर आदिकाल के अंतर्गत ये अपभ्रंश साहित्य आता है। और इसके बाद है कि प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने हैं कि प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, उसकी बात है कि प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है, ये अपभ्रंश साहित्य में है। फिर सांगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे, इसमें सांगधर भी हैं। अपभ्रंश साहित्य में सांगधर की भी रचना है और ये सांगधर एक अच्छे कवि सूत्रधार है। उसके बाद है सांगधर ने सांगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। ठीक है, सांगधर की जैसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो हमको याद होना चाहिए कि सांगधर ने सांगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया है। उसके बाद है कि सांगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र हैं। पूछेगा कि साबर मंत्र किसमें है, तो सबसे ज़्यादा किसमें है, सांगधर पद्धति में बहुत साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। ठीक है, सांगधर में। उसके बाद है कि शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मी रासो ग्रंथ, जिसका अस्तित्व कल्पना कि जिसका रचना सांगधर को बताया जाए। ठीक है, कुछ पूछ लेता है कि सांगधर की रचना क्या है, तो सांगधर की रचना क्या है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि हम्मी रासो ग्रंथ है सांगधर की रचना। उसके बाद बात करेंगे किसी कवि का रचयिता घोषित, राहुल संकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। ठीक है, जज्जल नामक। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। कथन भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन हमको याद होने चाहिए, जैसे द्विवेदी के हुए, रामकुमार वर्मा के हुए, शुक्ल के हुए, ये इन सब के कथन हमें याद रहने चाहिए। तो यहाँ पे अपभ्रंश साहित्य में क्या बोले हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। यहाँ पे देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये किसका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये सब आपको याद होना चाहिए। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद्र की औलाद में सांगधर कवि हुए। ठीक है, शिव सिंह सेंगर के अनुसार अगर हम बात करें तो चंद्र की औलाद जो है, यानी कि चंद्र बरदाई की औलाद सांगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। ठीक है, हम्मीर गौर क्या यहाँ पे हम्मीर गौरा और हम्मीर रासो हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपभ्रंश साहित्य की हैं जो परीक्षा के दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करेंगे सांगधरकृत सांगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है। ठीक है, बीच में इसमें देश भाषा के वाक्य भी आ जाते हैं, तो सांगधर बोलेगा कि संस्कृत सांगधरकृत सांगधर पद्धति किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया ये पद कोश है। ठीक है, बीच बीच में कहीं कहीं पे ये देश भाषा के वाक्य भी मिलते हैं। इसके पहले जैसे आदिकाल थे तो उसमें काल विभाजन भी है,
और शुक्ल का भी जैसे कथन हो गया कि प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये भी फेमस जैसे कह सकते हैं कि परिभाषा है। जैसे हिंदी साहित्य में उसकी परिभाषा के सिंचित वहाँ की जो परिभाषा है तो वहाँ के सिंचित प्रतिबिंब का है। तो ऐसे करके रामचंद्र शुक्ल ने भी दिया। ये सब कथन आपको याद होने चाहिए। तो इसी तरह अपभ्रंश भाषा में भी आचार्य हजारी प्रसाद के कथन हैं। फिर आगे हम बात करेंगे कि श्री मलध्य राजा की प्रशंसा में सांगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक है। ठीक है, तो ये चीज़ें शायद बहुत कम आती हैं, बट इसको भी थोड़ा सा याद रहना चाहिए आप लोगों को। फिर इसमें दिया हुआ है कि बच्चन सिंह ने, ठीक है, बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सांगधर कुंडलीय छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। बच्चन सिंह ने ये अनुमान व्यक्त किया है कि सांगधर कुंडलीय छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया है। एक तो है आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया है। सबसे पहला है अपभ्रंश, उसके बाद है देश भाषा। दो शब्द, देश भाषा यानी कि बोलचाल की जो रचनाएं हैं। उसके बाद है आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। तो अपभ्रंश की रचनाएं जो हैं विजयपाल रासो हैं, हमीर रासो हैं, कीर्तिलता है और कीर्ति पताका है। तो देश भाषा काव्य की जो रचनाएं हैं उसमें अब देखो अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं वो ये हैं, चार रचनाएं अपभ्रंश की हैं। बाकी देश भाषा काव्य की रचनाएं जैसे खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मंगेशत्रिका है, फिर परमान रासो आला का मूल रूप है, ठीक है, खुसरो की पहेलियाँ हैं और विद्यापति की पदावली है। ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे 12 रचनाओं का वर्णन किया है कि अपभ्रंश की रचना ये है, और देश भाषा यानी कि देश भाषा की जो भाषा है वो यहाँ पे 8 रचनाएं हैं, 4 रचनाएं अपभ्रंश की हैं। यहाँ पे अपभ्रंश की जो है पूछ लेता है कि अपभ्रंश की रचनाएं कौन है, तो यहाँ पे 2 रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो और कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ठीक है, 4 रचनाएं हैं अपभ्रंश की। बाकी 8 रचनाएं जो हैं देश भाषा की हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है, तो 9 कवियों को शामिल किया है। फिर इसके आगे है कि हेमचंद गुजरात के सोलाकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल राज दरबार में रहते थे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको याद रहना चाहिए कि सोलाकी के राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। फिर आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था, ठीक है। आचार्य के जो व्याकरण का नाम था वो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पे पूछ लेता है कि हेमचंद का व्याकरण किस नाम से सिद्ध हुआ, तो वो सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ है। फिर आगे हम बात करेंगे कि सिद्ध हेम ने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। हेमचंद ने कितने अपभ्रंश का समावेश किया है, तो कितने चीज़ों का समावेश किया, तो सिद्ध हेम ने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश ये तीनों चीज़ों का समावेश किया है। उसके बाद है हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। हेमचंद क्या थे? प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। जो हेमचंद थे वो प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका जन्म अगर पूछ लेता है तो 1088 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1088 ईस्वी में हुआ था। फिर बात करेंगे हेमचंद का जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद ने अन्य पुस्तकों की नाम जो नहीं, हेमचंद के पुस्तकों के नाम आते हैं हेमचंद के, जैसे कुमारपाल चरित्र है, योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, छंदानुशासन है और देसी नाममाला कोश है। ये हेमचंद के पुस्तक के नाम है, तो इसको भी याद होना चाहिए। उसके बाद है आगे बात करें, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि भी माना जाता है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि भी माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि भी माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों को हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। फिर आगे चलते हैं कि सोमप्रभ सूरी, गुजरात के सोमप्रभ सूरी की जो रचना है वो कुमारपाल प्रतिबोध है, ठीक है। सोमप्रभ
सूर्य की जो रचना है वो कुमारपाल प्रतिबोध है, जिसकी रचना 1241 विक्रमी संवत नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य में लिखी गई है। ठीक है, तो इसके सन जो है, जो कुमारपाल प्रतिबोध की जो रचना है वो सोमपर्व सूर्य की जो रचना है वो कुमारपाल प्रतिरोध है, और 1241 विक्रमी संवत नाम से गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य है। उसके बाद है कि जैनाचार्य मेरुतुंग ने, इनकी भी रचना है तो प्रबंध चिंतामणि है। इनकी रचना क्या है? प्रबंध चिंतामणि। जैनाचार्य की जो रचना है वो प्रबंध चिंतामणि है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि है जैनाचार्य की रचना, और संवत 1361 में है। ठीक है, नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में इन्होंने किया था, प्रबंध चिंतामणि की। उसके बाद है कि प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग का। फिर प्रबंध चिंतामणि के कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए थे। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि के जो कुछ दोहे थे वो मालवा के नरेश, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रहना चाहिए। उसके बाद है कि प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरण की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। अपभ्रंश के पहले क्या होता था? दोहा का प्रयोग नहीं होता था। ये चीज़ समझिएगा कि अपभ्रंश से पूर्व यानी कि पहले उसके, अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि अपभ्रंश के पूर्व पहले दोहा का प्रयोग होता था या नहीं, तो नहीं होता था। फिर आगे है कि लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। ठीक है, प्राकृत पैंगलम नामक जो 14वीं शताब्दी के अंत में जो प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया था वो लक्ष्मीधर ने किया था। उसके बाद प्राकृतिक पैंगलम में विद्याधर, सांगधर, जज्जल, बाबर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया। ठीक है, प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सांगधर, जज्जल, बाबर आदि कवियों की रचनाओं में संकलित किया गया। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश दोनों की विवेचना की है। ठीक है, प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश दोनों छंदों की विवेचना की है। आज अपभ्रंश साहित्य ये आपका इतने क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ तक बन सकता था वो मैंने इसमें डाला है। बाकी फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। इसके बाद सिद्ध साहित्य की हम बात करेंगे।